सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखा था, लेकिन रेजिस्टिविटी का एक पॉइंट छूट गया था कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता। आइए उस पॉइंट्स को देखते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहले देखेंगे कि किस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस। एंड और किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करेगा? तो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। और किस पर डिपेंड नहीं करेगा? थिकनेस पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। अब इसको पिछले बार भी समझाया गया था पिछले वीडियो में कि आखिर में इस पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा, लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा। जैसे आपको बताया गया था कि मान लीजिए कोई वायर है, अगर वो 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, 4 मीटर हो, कितना भी लंबा हो, लेकिन रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो फिर फर्क क्या पड़ता है कि 1 मीटर रहे, 2 मीटर रहे, 4 मीटर रहे, 5 मीटर रहे? हमको तो रेजिस्टिविटी केवल 1 मीटर लेंथ के रेजिस्टेंस को ही ना बोलना है, यानी कि वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड का मतलब क्या होता है? इसमें चेंजिंग हो तो उसमें भी चेंजिंग हो। तो लेंथ तो हम घटा बढ़ा रहे हैं तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा रेजिस्टिविटी 1 मीटर लेंथ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है रेजिस्टिविटी पे। और साथ ही साथ थिकनेस पर भी, थिकनेस भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर है, किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर है, लेकिन जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को ना बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो जितना भी हो उसे तुमको बहस नहीं है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, मान लीजिए कि सब्जी आप खरीद के लाते हैं, 7 केजी सब्जी खरीद के लाते हैं, इट्स ओके, और इसका 70 रुपया इसका वैल्यू हो गया 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इसका कोई रेट पूछेगा आपसे, तब क्या बताइएगा? 10 रुपये पर केजी बताइएगा ना, क्योंकि 7 केजी का दाम 70 रुपया है, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 10 रुपया। तो इसका रेट, सब्जी का रेट क्या हुआ? 10 रुपये पर केजी। तो अब 7 केजी खरीदो तब, 5 केजी खरीदो तब, 8 केजी कर दो तब, हर हाल में इसका रेट क्या हुआ? 10 रुपये पर केजी ही हुआ। तो रेट क्या चेंज हो रहा है? नहीं ना चेंज हो रहा है। यानी कि आप सब्जी कितना भी केजी खरीद रहे हो, रेट उतना ही का उतना ही है। क्यों? क्योंकि 1 केजी सब्जी का जो दाम है उसी को ना रेट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेंथ कितना भी ज्यादा हो, कितना भी कम हो, रेजिस्टिविटी हमेशा 1 मीटर लेंथ जो वायर होगा ना उसी के रेजिस्टेंस को बोलेंगे, और 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना उसी के रेजिस्टेंस को बोलेंगे। तो ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में छूट गया था लेकिन यहां बता दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, एक ये भी टॉपिक था कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है? 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁴ ओम मीटर तक होता है। ठीक है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है? तो 10⁻⁵ ओम मीटर से लेकर के 10⁻² ओम मीटर तक। ठीक। फिर इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है? तो 10⁻10 ओम मीटर से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब एक देखते हैं नए टॉपिक को। नया टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग पहले से परिचित हैं। रेजिस्टेंस क्या है, उसका SI यूनिट क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। अब देखना है कॉम्बिनेशन, नाम से ही स्पष्ट है। कंबाइन मींस क्या होता है? जोड़ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी साफ स्पष्ट है कि रेजिस्टेंस को इसमें क्या करना है? कंबाइन करना है, मतलब कि जोड़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे किसे? तो जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन वी कनेक्ट 2 or more resistances
when we connect two or more resistances to each other, then it is called combination of resistances. Then it is called combination of resistances. समझ गए? जब भी हम लोग दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज कहलाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन? यानी कि कितने टाइप्स हम लोग जोड़ सकते हैं? तो दो टाइप है। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, और दूसरा क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दोनों को हम लोग पूरा बढ़िया से देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने किस टाइप से जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, फिर किस टाइप से जोड़ेंगे रेजिस्टेंसेज को कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए, इसके दो टाइप होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। आइए दोस्तों देखते हैं इक्विवेलेंट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। लेकिन ये होता क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? आपको नाम से स्पष्ट है, इक्विवेलेंट। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक, फिर एक रेजिस्टेंस और है, ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस के बदले में अगर हम एक लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं, इस दो रेजिस्टेंस के बदले में यदि कोई सिंगल रेजिस्टेंस लिया जाए तो उसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कहीं भी दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज अगर हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उसके बदले में, उस पूरे के बदले में जब एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। दोनों नाम है इसका, दिमाग में रख लीजिए। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज के बदले में जब एक सिंगल रेजिस्टेंस लिया जाता है तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है या पैरेलल में कनेक्टेड हो सकता है, ये अलग बात है, बट वो सभी के बदले में जब एक लेंगे तो उस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। इट्स ओके। अब आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। When we take a single resistance for two or more resistances, then that single resistance is known as equivalent resistance। समझ गए? जब भी हम लोग दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं तो देन उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आप तो समझ गए कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, यानी जब सीरीज में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जब जुड़े हों, ऐसे एक रेजिस्टेंस हुआ और फिर एक रेजिस्टेंस हुआ, दो रेजिस्टेंस हैं जो कि किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। तो मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस को हम R1 बोल देते हैं, इस रेजिस्टेंस को R2 बोलते हैं। तो इस दोनों रेजिस्टेंस के बदले में जब एक हम सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे यहां ले लेते हैं ऐसे, इस दोनों रेजिस्टेंस के बदले में मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया, तो इसको तो किसी चीज से डिनोट करते होंगे ना, क्योंकि ये तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। क्योंकि दो रेजिस्टेंस के बदले में जब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि वैसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। तो इसको डिनोट किससे करेंगे? RS से। ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेज जुड़े हों तो उनके बदले में जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसे किससे डिनोट करते हैं? RS से। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ऐसे,
यानी यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेज आपस में जुड़े हैं और इन दोनों के बदले में जब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लेंगे यानी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, तो वैसी स्थिति में उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? तो आइए देखते हैं। एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिए ना, इन दोनों के बदले में ये एक हो गया, ये एक हो गया, ओके। तो इन दोनों के बदले में जो सिंगल रेजिस्टेंस लिए हैं इसको हम लोग आरपी से डिनोट करेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एस हो गया ना, आर एस, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आरपी, ओके, समझ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसको किसे डिनोट करेंगे? बोलिए, आर एस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आरपी। इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, किसे बोलते हैं, कैसे जोड़ेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और कैसे जोड़ेंगे कि वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसको ध्यान से समझना होगा कि दो रेजिस्टेंसेज या तीन रेजिस्टेंसेज या उससे अधिक रेजिस्टेंसेज किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन है, और कैसे जुड़े होते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे। इट्स ओके, ध्यान किधर है? इधर ध्यान लगाइए ना। यहां देखिए, जैसे यहां एक रेजिस्टेंस हुआ, इट्स ओके, फिर इसी में अगला रेजिस्टेंस यहां है, फिर इसी में अगला रेजिस्टेंस यहां है। अगर ऐसे जुड़ा है रेजिस्टेंसेज, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 ले लेते हैं, इस प्रकार से अगर कनेक्टेड हो रेजिस्टेंस एक दूसरे से तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, हर रेजिस्टेंस का जो एक एंड है दूसरे रेजिस्टेंस के एक एंड से जुड़ा है, लेकिन दूसरा एंड तो इससे नहीं ना जुड़ा है, केवल एक ही एंड ना जुड़ा है, दोनों एंड तो दोनों से नहीं जुड़ा है। बात मेरी समझ रहे हैं ना आप? जैसे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ले लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें देखिए, हालांकि थोड़ी देर पहले भी मैं इसे बताया था, फिर भी यहां दोबारा देखिए, यहां देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का दोनों एंड, ये दोनों एंड, ठीक है, दूसरी रेजिस्टेंस के दोनों एंड से जुड़ा है कि नहीं है? जैसे मेरे दोनों हाथ को आप अपने दोनों हाथ से पकड़ लो, मैं एक रेजिस्टेंस हुआ तो मेरा दोनों एंड, आप एक रेजिस्टेंस हुए तो आपके दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ आ रही है ना? लेकिन जब एक ही एंड जुड़ा हो, केवल मेरे एक हैंड से आपका एक हैंड जुड़ा हो, तो वो क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी पिक्चर देख के आप बता सकते हो कि कौन सीरीज कॉम्बिनेशन है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इजीली आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे जुड़ा हो, जस्ट एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जुड़ा हो, तो क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना। लेकिन जब ऐसे दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाता है? ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट्स ओके, ये समझ गए आप? अब इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर में डेफिनेशन कैसे बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसी स्थिति में करंट सेम होता है। सेम करंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि यदि करंट, इसको अगर हम लोग सर्किट ऐसे अगर तैयार कर दे इसका इस तरह से, जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो करंट तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, आप सभी जानते हो। तो यदि करंट इससे अगर आई गया तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, इससे भी आई क्रॉस करेगा और यहां भी आई होगा, यानी करंट सेम हुआ। सभी रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना हुआ? सेम हुआ, ठीक है ना। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसको भी यदि हम सर्किट बना दें पॉजिटिव निगेटिव, तो यहां पे करंट आई गया, यहां भी आई गया, लेकिन यहां दो वायर ऐसे है, ठीक है ना, स्प्लिट हो गया हुआ, टूट गया हुआ, इधर किधर एक इधर। तो ये जो आई गया ये पूरा टोटली इसमें नहीं जाएगा, या टोटली इसमें नहीं जाएगा, आई गया है तो ये बटेगा, कुछ उधर कुछ उधर। अब कितना उधर कितना ये इधर, ये हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, या ऐसे समझ लीजिए ना कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना उधर करंट जाने देगा, ठीक है। लेकिन जितना है उतना उधर नहीं जाएगा कंफर्म। तो इधर I1 जाएगा मान लेते हैं, और इधर I2 जाएगा, और फिर ये दोनों जाकर के आगे जाकर के मिल करके क्या बन के निकल जाएगा? I बन के निकल जाएगा। तो इसमें तो डिफरेंट करंट हुआ ना, करंट गया I, लेकिन क्या दोनों रेजिस्टेंस को I मिला? नहीं मिला ना, इसको I1 मिला, इसको I2 मिला। तो करंट तो यहां से डिफरेंट हुआ, लेकिन इसमें करंट जो गया वही तो सब रेजिस्टेंस को मिल रहा है ना। तो इसमें सेम करंट हुआ और इसमें डिफरेंट करंट हुआ। अब आइए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V,
ये डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी यदि मान लीजिए कि 9 वोल्ट है तो ये सभी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल करके 9 वोल्ट होगा। यानी कि इससे तो डिफरेंट हुआ ना, जितना वोल्ट का ये है उतना ही वोल्ट का तो ये सब नहीं ना हुआ, इससे डिफरेंट हुआ। ये तीनों को मिल करके इतना होना है। अगर यहां पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा दें इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे, तो जितना वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा, फिर इसके एंड पे लगाएं जितना वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा, फिर इसके दोनों छोर पे लगा दें। बताया था ना आपको कि दोनों छोर पे ही लगाते हैं, तो फिर इसके वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आएगा, तीनों की रीडिंग को यदि हम लोग ऐड करेंगे तब यहां जो है ना इस सेल के जो है ना इस भी के बराबर आएगा। यानी इसके इक्वल ये सब नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ये आपस में इक्वल हो सकता है। कब? जब रेजिस्टेंस तीनों बराबर हो तब आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन इसके इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हैं बात ना आप? तो इसके वोल्टेज को V1 मान लिया जाए, इसको V2 मान लिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को इसका V3 मान लिया जाए। ठीक है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा, सेम करंट होगा और डिफरेंट PD। PD बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेम करंट डिफरेंट PD। और इसमें बाबू करंट तो डिफरेंट हो गया है ना, डिफरेंट करंट और सेम PD होगा। इसमें सेम PD होगा। जैसे इसका वोल्टेज V हुआ ना, तो इसमें भी यहां भी V ही होगा, यहां भी V ही होगा। जरा आप ही सोचिए ना, यहां पे जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों एंड आकर इसी से मिले हुए हैं ना, इसका भी तो दोनों एंड आकर छोड़ा के मिला हुआ है ना, तो दोनों का तो सेम वोल्टेज मिलेगा। इसका भी दोनों एंड आकर के इससे जुड़ा हुआ है सेल से, दोनों टर्मिनल से, और इसका भी दोनों एंड जो है ना ऐसे आकर के जुड़ा हुआ है, तो दोनों को वोल्टेज तो सेम मिलेगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का वोल्टेज जो है ना इसके सेम होता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी था ना, तो ये भी ही हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर से ध्यान रखिए, करंट सेम होता है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट करंट होता है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट्स ओके, आप समझ गए ना। अब इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, तो अपने से बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर सच दैट, इस तरह से कि दैट दे हैव सेम करंट एंड डिफरेंट PD। समझ रहे हैं ना बात? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके पास सेम करंट हो और डिफरेंट PD हो, देन दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स ओके। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेज आर कंबाइंड टू ईच अदर सच दैट दे हैव डिफरेंट करंट बट सेम PD, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इट्स ओके, उम्मीद है आप लोग समझ गए होइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज। यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है, इट्स ओके, यानी कि उनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो फिर वैसी स्थिति में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन कर दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, ये रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, और रेजिस्टेंस क्या होगा, R4 होगा ना ना ना, ये R4 ना होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में डॉट 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 यानी करेंगे तो कई सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो फिर वो क्या होगा, उस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाए। तो मान लेते हैं हम कि n रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस, यानी लेट n बी द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज। मान लेते हैं कि n ठो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो वैसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, Rn होगा। क्योंकि जब दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3, तो nवा जब रहेगा तो Rn होगा ना, तो यहां क्या हो जाएगा, Rn। इट्स ओके। चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम करंट होता है। तो यहां पे यदि I है करंट, तो इस रेजिस्टेंस के लिए भी I ही होगा, इसके लिए भी I होगा, इसके लिए भी I होगा, इसके लिए भी I होगा। इट्स ओके। और फिर I ही रिटर्न इधर से इधर आएगा। ठीक है, तो करंट सेम हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ टोटल अगर V है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए, क्या हो जाएगा, V1, इसका V2, इसका V3, इसका Vn। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ओम्स लॉ से आप सभी ने देखा है V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR, पढ़े हैं ना आप सभी। तो ठीक है, तो R1 रेजिस्टेंस के लिए, फॉर R1 रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए,
फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू आई आर वन होगा ना। V1 इक्वल टू आई आर वन, चूंकि करंट इससे आई जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है ना, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन। इसको मान लेते हैं हम 1 नंबर इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर टू। ठीक, इसको 2 नंबर मान लिया जाए। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर थ्री, इसको 3 नंबर मान लिया जाए। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, बीच में ये सब गायब है ना। अब Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एन। इट्स ओके, ये कितना नंबर इक्वेशन हो गया, n नंबर। चूंकि जब n ठो है तो n ही नंबर इक्वेशन होगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सब को जोड़ देंगे, समझ रहे हैं ना। तो जब इसको हम सभी को ऐड करेंगे, इधर ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 2 3 डॉट 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 एंड n, वी गेट क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, जोड़ने का एक तो नियम होता है ना कि LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। तो ये जितने LHS वाले हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn, ये सभी को एक साथ जोड़ेंगे ना। V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn, ये सभी को जोड़ेंगे तो राइट साइड में क्या आएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट 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 प्लस IRn आएगा ना। तो यहाँ लिख देते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस डॉट डॉट प्लस IRn। ठीक है, अब ये सभी भी को जब जोड़ा जाएगा, V1 V2 Vn तक, इस सभी को जोड़िएगा तो एक आ जाएगा V आपका, टोटल भी बोले थे ना, यही भी ना स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, ये सभी को लिख देते हैं IR1 प्लस, एक काम करते हैं, I को कॉमन ले लेते हैं सभी में से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn होगा ना इतना। अब आइए देखते हैं, ये जो V है ये टोटल का है, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का एक साथ कंबाइन होकर के V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल के लिए जो V है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है I इंटू R। तो करंट तो इतना है I, तो पहले I तो लिख दे पहले। अब है कि R की जगह पे क्या लिखाएगा, तो टोटल के लिए R मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज के लिए, उसको किससे डिनोट करते हैं, RS से। ठीक है, तो V इक्वल टू जो IR होता है, तो R नहीं लिखे हैं, क्या लिखेंगे, RS लिखेंगे। क्यों लिखे समझे ना, क्योंकि ये जो V था टोटल के लिए था, तो टोटल के लिए ही हमको रेजिस्टेंस लेना था। तो टोटल के बदले में जो सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RS बोलते हैं ना। तो I इंटू RS इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। ठीक है, अब यहाँ I से I कैंसिल हो गया, कट गया, तो RS का क्या फॉर्मूला निकल करके आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस Rn। यानी यदि रेजिस्टेंसेज सीरीज में कंबाइन हो एक दूसरे से, तो वैसी स्थिति में उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उन सभी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम N2 रेजिस्टेंस लेकर के माने हैं। यदि आपको पूछा जाए कि 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, ये 2 ही तक कनेक्ट रहने दीजिएगा, उसको ऐसे वायर करके इसे जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका 2 ही ठो आएगा, इसी दोनों को ऐड कर दीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, ऐसे करके ये कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन निकल करके सामने आ गया। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस सब सेम है, यहाँ तो सेम नहीं है ना, सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग R1 R2 R3। यदि ये सब सेम रहता तो RS बराबर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो आप कहोगे सेम ही है तो क्या हो, सबको जोड़ देंगे। लेकिन जरा एक बात बताओ, यदि सेम रेजिस्टेंस को यदि 50 बार जोड़ना हो तो बेहतर क्या है कि 50 से उसे गुना कर दिया जाए। यदि 5 को 10 बार कोई कहे लिख के जोड़ो, तो आप क्या करो, पट से 5 को 10 से गुना करो, 50 यानी 50 आएगा, सीधी सी बात। अब 5 को 10 पर लिखोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इतना लिख करके फिर ऐड करोगे, उससे तो बेहतर है ना कि 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। उसी तरह से यदि सेम रेजिस्टेंस, यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यदि n टाइम्स हो, तो n टाइम्स उसको जोड़ने से बेहतर है कि n से उस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। यानी फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए
आर एस बराबर क्या हो जाता है, एन इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आर को एन टाइम्स जोड़ने से बेहतर है कि आर को एन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों एक पॉइंट को समझते हैं कि यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेज यदि जुड़े हों, आपस में कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा हो सकता है, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 रेजिस्टेंसेज को आपस में कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि एक 2 ओम का है, ठीक, एक है आपका 3 ओम का और एक है 4 ओम का। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आप तो जानते हो ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो वैसी स्थिति में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, बोलिए, आर एस से डिनोट करते हैं। तो आर एस इक्वल टू, और उसका एक्सप्रेशन अभी भी आप लोगों ने देखा है, क्या करते हैं, सभी रेजिस्टेंसेज को जोड़ देते हैं। तो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, तो ये सभी को जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ओम और 3 ओम 5 ओम प्लस 4 ओम 9 ओम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके आया 9 ओम, ये सभी से छोटा है या बड़ा है, 3 रेजिस्टेंस जो जुड़े हुए हैं इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना 4 ओम, उससे भी ये बड़ा आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, किससे, तो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी बड़ा आता है क्या, आर एस, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा उसको निकाल चुके थे, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो मैंने एक यहाँ सर्किट तैयार कर दिया है। ये सभी रेजिस्टेंसेस किस चीज़ में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। ठीक है, पैरेलल कंबाइन हुए हैं। तो मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस को ये R1 है, इसको मान लेते हैं ये R2 है, इसको R3 है, और डॉट डॉट करके आया हुआ है ये Rn है। यदि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है तो Rn होगा कंफर्म। अब यहाँ पे करंट यदि I गया, ठीक है, तो सभी को तो I नहीं मिलेगा ना, डिफरेंट मिलेगा ना, बढ़ जाएगा ना। तो इससे करंट कितना हो जाएगा, I1 मान लेते हैं, इससे I2, इससे I3 और इससे In। और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, सेम होता है भाई। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, और ये करंट ये सब गया, फिर जा करके ये सभी जुट करके I मिल करके निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फॉर R1 रेजिस्टेंसेस, R1 रेजिस्टेंस के लिए फ्रॉम ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो आप जरा मुझे बताओ, जब V इक्वल टू आई आर होता है तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर होगा ना। लेकिन यहाँ पे I इक्वल टू हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे हैं कि हम लोग क्या लिखे थे, V1 इक्वल टू आई आर 1, V2 इक्वल टू आई आर 2, और सबको हम लोग जोड़े थे ना। क्योंकि V1, V2, V3, Vn तक जब सबको जोड़ करके टोटल मेरा V आ गया था, इसलिए सभी V को जोड़े थे। और यहाँ पे सभी I1, I2, I3 डॉट डॉट In को जोड़ करके मेरा I आएगा ना। इसलिए हम लोग हमेशा I1 बराबर, I2 बराबर, I3 बराबर ऐसे करके निकालेंगे, और जब सबको जोड़ेंगे तो पूरे I1, I2 प्लस I3 In के बदले में क्या आ जाएगा, मेरा I आ जाएगा ना। तो आइए देखते हैं R1 रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1। अब यहाँ V1 नहीं होगा क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो I1 बराबर V बटा R1, ये हो गया आपका 1 नंबर इक्वेशन। फिर सिमिलरली फिर R2 रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बटा R2, ये हो गया आपका 2 नंबर इक्वेशन। फिर हो जाएगा आपका I3 बराबर V बटा R3, ये हो गया आपका 3 नंबर इक्वेशन। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, In इक्वल टू V बटा Rn, ये हो गया आपका n नंबर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह ये सबको भी हम लोग जोड़ेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 डॉट डॉट n, वी गेट, सबको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट प्लस In, सभी को जोड़ना होगा ना। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट प्लस In, सभी LHS वाले को एक साथ जोड़ दिए, इट्स ओके। और सभी RHS वाले को एक साथ जोड़ेंगे, मतलब कि V बटा
R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3 प्लस डॉट डॉट प्लस V बटा Rn। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जब सभी I को आप जोड़िएगा, I1 I2 I3 ये सभी को जब आप जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? I प्राप्त होगा ना, क्योंकि ये सभी I1 I2 I3 ये सब देखिए जाकर के मिलकर के फिर तो I बन गया, क्योंकि ये I टूट करके ये सब में गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि यदि ये 10 एम्पियर है तो ये जितना एम्पियर होगा ये सबको जोड़ेंगे तो 10 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि ये फिर जाके कनेक्ट होकर देखिए एक सिंगल हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये सभी में से क्या किया जाए, V कॉमन ले लिया जाए तो 1/R1 हो जाएगा ना, V कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। ठीक है, अब यहाँ I टोटल करंट, तो अभी आप लोगों ने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू V/R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन I बराबर जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर तो V लिखेंगे चूंकि V टोटल का V है, बटा R के जगह पे क्या लिखेंगे, R मतलब टोटल के लिए R होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, RP से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, V बटा RP इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। ठीक है, तो V से V आपका कट गया तो क्या आ गया फॉर्मूला, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस, बोलिए जोर से, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट प्लस 1/Rn। ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो जब भी आपको कहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए और रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइन हो एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति में ऐसे निकाल लेंगे। 1/RP बराबर एक्चुअली ये आएगा, ध्यान रखिएगा, ये 1/RP बराबर आएगा। बाद में आपको क्या करना होगा, पलटना होगा इसे, यानी RP बराबर पूछा जाएगा तो जितना भी इधर आया रहेगा उसको पलट देंगे। ठीक है, और यदि इसी में जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल बोले तो सेम रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस हो, जैसे एक 5 ओम का हो तो दूसरा भी 5 ओम का, तीसरा भी 5 ओम का, चौथा भी 5 ओम का, ठीक उसी प्रकार से यदि ये सभी रेजिस्टेंसेस भी यदि आइडेंटिकल हो, एक समान हो, इक्वल वैल्यू के हो, तो वैसी स्थिति में 1/RP बराबर क्या होगा, आप बताइए। यहाँ तब तक मैं लिखता हूँ, आप सोचो तब तक। फॉर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, सोचिए कि आइडेंटिकल यदि रेजिस्टेंस है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मैंने जितना ठो रेजिस्टेंस होगा उतना ठो 1/R आएगा। तो मैंने उसी समय बोला ना कि उससे बेहतर है सबको जोड़ने से कि 1/R को n टाइम से गुना कर दीजिए। तो जब 1/R को आप n से गुना करोगे तो n/R आएगा ना, यानी 1/RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/R। तो इसको पलट ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो RP बराबर कितना हो जाएगा, R/n। ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया, मैंने पलट ही दी, आपको पलटने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जब रेजिस्टेंसेस जो है ना पैरेलल में कंबाइन हो तब। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यदि दो रेजिस्टेंसेस यदि आपस में पैरेलली कंबाइन हो, पैरेलल कंबाइन हो, तो ऐसी स्थिति में दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि 1/RP बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे होगा ना। तो 1/RP इक्वल टू जब 1/R1 प्लस 1/R2 है तो हम लोग इसको ऐसे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2। तो ऊपर क्या हो जाएगा, R1 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा R2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R2 हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर R2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा R1, उस R1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा R1। यानी कि 1/RP इक्वल टू क्या हो गया, इसको सीधा कर देते हैं ना, R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। तो 1/RP बराबर हुआ ना, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मतलब RP निकालना है, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इसको पलट दिए हैं। ठीक है, तो आप कहिएगा कि इसको क्यों बताए हैं, इसको इसलिए बताए हैं कि आप याद रखो कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइन हो एक दूसरे से तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर डायरेक्ट याद रखो, न्यूमेरिकल बनाने में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, RP इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये इसका एक्सप्रेशन होता है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग एक और पॉइंट को समझेंगे, जिस तरह से हम लोग देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो प्रत्येक रेजिस्टेंसेस से, जो कि सीरीज में कंबाइन है ना, उस प्रत्येक रेजिस्टेंस से, यानी यूं कह दो कि सबसे बड़ा जो है ना
उससे भी बड़ा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें यदि पैरेलल में कंबाइन हो कई सारे रेजिस्टेंसेस, तो उसका जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसमें जो सबसे छोटा होता है ना, उससे भी छोटा होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनेगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेसर देन द लिस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसों में जो सबसे छोटा होता है ना, लिस्ट यानी सबसे कम, सबसे छोटा, उससे भी कम आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जबकि सीरीज में जो सबसे बड़ा होता है ना, उससे भी बड़ा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और पैरेलल में जो सबसे छोटा होता है ना, उससे भी छोटा आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां कोई दिक्कत? अब आइए समझते हैं कि यदि आप लोगों ने देखा है कि यदि सीरीज में अगर किसी भी रेजिस्टेंस को यदि कंबाइन किया जाए सीरीज में, और यदि सब आइडेंटिकल हो, एक समान हो, तो आर एस बराबर क्या होता है, एन इंटू आर। पढ़ा है आप लोगों ने? वहीं आर पी बराबर मैंने क्या बताया है, बोलिए, आर बाई एन। पढ़े हैं ना आप? आर एस बराबर क्या पढ़े, एन इंटू आर, और आर पी बराबर आपने क्या पढ़ा, आर बाई एन। अब जरा देखिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, यदि 10 रेजिस्टेंसेज आपको दे दिए जाए, कितने रेजिस्टेंस दिए जाए, 10 रेजिस्टेंसेज, उसको एक बार आप सीरीज में कंबाइन करो और एक बार पैरेलल में कंबाइन करो, और दोनों स्थिति में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका रेशियो निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले आर एस इक्वल टू एन फॉर्मूला लगाओगे, फिर आर पी इक्वल टू आर बाई एन फॉर्मूला लगाओगे, दोनों निकालने के बाद तब जाकर रेशियो निकालोगे। लेकिन मैं बता देता हूं, इसका आंसर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही निश्चित है कि यहां देखिए, आर एस बाई अगर हम आर पी करते हैं तो एन आर को डिवाइड करना होगा किससे, आर बाई एन से। तो आर बाई एन, तो बाई एन है ना, तो ऊपर एन कर देते हैं। ठीक, तो आर से आर तो कट गया ना, तो एन स्क्वायर ही आएगा, ये कंफर्म है। आर एस बाई आर पी कितना आएगा, एन स्क्वायर। यानी बिना आर जाने कि वो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना था, वो बिना बताए, सिर्फ उसके अगर नंबर्स जान जाओ आप कि कितना ठो था, उसके नंबर्स कितने थे रेजिस्टेंसेस के, यदि आप जान जाओ, तो सीरीज में कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और पैरेलल में कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दोनों का रेशियो आप सिर्फ इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, एन स्क्वायर से। इट्स ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, जो घर में जो वायरिंग होती है, यदि उसको पैरेलल में किया जाए तो उसके क्या फायदे। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि यदि कोई वन एप्लियंस यदि काम करना बंद कर दे, किसी भी कारणवश यदि काम करना बंद कर देता है ना, तो दूसरा एप्लियंस जो है ना, वो अपना काम करते रहता है नॉर्मली, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन से यही फायदा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिए, फिर दूसरा बल्ब भी यहाँ पे जो है ना सीरीज में यदि कंबाइन है, तो जरा सोचिए, ये बल्ब अगर खराब हो गया तो क्या इसको करंट मिलेगा? ये तो यहीं पे सर्किट ब्रेक कर देगा ना, आगे तो पहुंचने ही नहीं देगा। लेकिन यदि पैरेलल में कंबाइन है, यानी कि ऐसे कंबाइन है, ठीक, ऐसे अगर कंबाइन है, ठीक, तो जरा सोचिए, अगर ये बल्ब अगर काम करना बंद भी कर दिया तो इसको क्या दिक्कत है, इसका तो इधर सर्किट इधर आकर के पूरा हो ही जाएगा, नीचे से सेल से जुड़ा ही रहेगा, तो इसके काम करने बंद करने से इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यदि वन एप्लियंस काम करना बंद कर दे तो दूसरा एप्लियंस अपना नॉर्मली काम करते रहता है। यही पैरेलल सर्किट के फायदे हैं। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा देखिए, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर सीरीज में रहेगा तो एक स्विच ऑफ कर देंगे तो सब ऑफ हो जाएगा ना, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को ऑन किसी को ऑफ नहीं कर सकते हो। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अगर स्विच लगा दे, इसको ऑफ कर दे, तो ये वाला तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये वाला का तो सर्किट नीचे से पूरा मिल रहा है ना सेल से। ठीक है। तीसरा देखिए, तो पैरेलल सर्किट में प्रत्येक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं सभी को वोल्टेज कितना मिलता है, 220 वोल्ट मिलता है। क्योंकि आप पहले ही पढ़े हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो सभी को सेम वोल्टेज मिलेगा। और देखिए, ये भी थोड़ी देर पहले आप पढ़े हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है। और प्रत्येक रेजिस्टेंस से जब छोटा आएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब कम होगा, तो करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, करंट हाई होगा। तो इन्हीं कारणों से हम लोग जो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। ठीक है, आप ये समझ लिए। तो इस तरह से आपका ये जो डोमेस्टिक वायरिंग में जो पैरेलल सर्किट था उसके जो फायदे थे ये आपका समाप्त हुआ। ठीक है, फिर हम लोग जो है ना अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक श्लोक है, एक्चुअली वो संस्कृत का श्लोक है,
उद्योगेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, ध्यान सुनिएगा, उद्योगेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। समझ में आया? मैं बताता हूं ना, जिस तरह से सोए हुए सिंह के मुख में खुद स्वतः अपने आप जो है ना कि मृग प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए उसे दौड़ना पड़ता है, छलांग लगाना होता है, परिश्रम करना होता है, तभी जाकर के ना उसके मुख में मृग प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भी दौड़ना होगा, भागना होगा, छलांग लगाना होगा। तो सो क्यों रहे हो? उठ जाओ अब ना, जग जाओ ना, अब ला लो ना अपने अंदर हुंकार, भर लो अपने अंदर और चल पड़ो उस लक्ष्य की ओर जो लक्ष्य तुमने अपना बनाया है, जिसके लिए तुम इतनी परिश्रम कर रहे हो, इतने ठाने हो मन में मम्मी पापा के लक्ष्य सभी को पूरा करने के लिए। चल पड़ो उस रास्ते की ओर जो तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति दिला दे। साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।